माधवी बहन, आपके दोनों बेटे नौकरी पर लग गए। अब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। देखना, अब तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। माधवी जी की पड़ोसन विमला जी बोली। माधवी जी बोली, सब ठाकुर जी की कृपा है। बस अब तो यही इच्छा है कि किसी अच्छे परिवार की संस्कारी बहू लेकर आऊं, जो मेरे घर को अपना घर समझे और सास ससुर का सम्मान करे। विमला जी बोली, माधवी बहन, आपका बड़ा बेटा अजीत तो आपकी बात मानकर अपने समाज की लड़की से शादी कर भी लेगा, पर क्या आपका छोटा बेटा सुजीत भी आपकी बात मान लेगा? माधवी जी बोली, क्या मतलब है विमला बहन? जो कहना है साफ साफ कहिए। तभी वहां माधवी जी की दूसरी पड़ोसन ललिता जी आई और बोली, अरे विमला बहन, खुलकर कह नहीं पा रही हो क्या? माधवी बहन तो हमारे अपने समाज की है, तो इनसे छिपाना ठीक नहीं रहेगा। विमला जी बोली, बुरा मत मानिएगा माधवी बहन, मोहल्ले भर को पता है कि सुजीत दूसरे समाज की लड़की पूजा को पसंद करता है। तो अब बताइए, ऐसे में क्या सुजीत उसे छोड़कर आपकी बात मानेगा? ललिता जी बोली, माधवी बहन, मैं तो कहती हूँ जल्दी से अपने दोनों बेटों की शादी करवा दो। ऐसा ना हो कि आप सपने देखती रह जाओ और आपके बेटे बहू लेकर दरवाजे तक आ जाएं। माधवी जी को इधर उधर से थोड़ी बहुत खबर तो मिली ही थी, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ गई है। दरअसल माधवी जी के दो बेटे थे। अब दोनों की नौकरी तो लग ही चुकी थी और शादी लायक भी हो चुके थे, और माधवी जी की हार्दिक इच्छा थी कि उनके बेटों का विवाह उनकी बिरादरी में हो। उन्हें लगता था कि गैर समाज में अगर बेटों की शादी हुई तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इधर उधर की बातें सुनकर माधवी जी घबरा गई और अपने पति कैलाश बाबू से बोली, जल्दी से जल्दी अजीत का रिश्ता तय कर दीजिए, ताकि फिर सुजीत की भी शादी हो जाए। समय रहते बड़े घर की लड़की अनीता से अजीत का विवाह उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ। अनीता भले काम कम करे, पर दिन रात माधवी जी के आगे पीछे मम्मी जी करती रहती थी। माधवी जी भी बहुत खुश थी। वो अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। एक रोज माधवी जी अनीता के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उनको देखकर विमला जी बोली, माधवी बहन, खुश तो आप बहुत होंगी। हाँ भाई, बड़े घर की बहू जो मिली है। पर ये क्या, आप चाय बनाकर बहू को पिला रही है? ललिता जी बोली, माधवी बहन, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। शुरू शुरू में तो सभी बहुएं सास को सिर माथे पर बिठाती हैं, पर जब सास करने लायक ना हो, तब जो बहू काम आए ना, तो सही मायने में वही अच्छी बहू होती है। माधवी जी बोली, सच कह रही हैं ललिता बहन, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और क्या हो गया अगर एक रोज चाय मैंने बना दी तो? मैंने पैसों को देखकर इसे अपनी बहू नहीं बनाया। अरे पैसे और दिखावे की बड़ी बहू मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे तो दुख में जो साथ दे ऐसी ही बहू चाहिए थी, जो शायद मुझे मिल गई है। वक्त बीता। सुजीत उस लड़की पूजा से शादी करने की जिद करके बैठा था कि वो शादी करेगा तो उसी से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कैलाश जी ने माधवी जी से कहा, भाग्यवान, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। एक तो बड़ी मुश्किल से वो शादी के लिए माना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे अलग होकर वो शादी कर ले और फिर लौट कर ना आए। क्या तुम ऐसा चाहती हो? माधवी जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे दोनों बेटे मेरी आंखें हैं, भला किसी एक के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? ठीक है, जो उसका मन करे वही कीजिए। सुजीत की भी शादी हो गई, मगर माधवी जी का पूरा झुकाव अनीता की तरफ था। वो पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पूजा एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो हर काम मन लगाकर करती थी। एक रोज अनीता की माँ कामिनी जी फोन पर अनीता से बोली, अब तो तुम्हारी देवरानी आ गई है, घर के सारे काम उसी से करवाओ और अपनी सास के जेवरात अपने कब्जे में लो। और हाँ, जब भी काम का बोझ आए चुपचाप बहाना करके मायके चली आना। अनीता बोली, सही कह रही हो मम्मी, बहुत दिन बुढ़िया ने मुझे अपने इशारों पर नचाया और मैं नाची। अब आ गई ना छोटी बहू, करेगी वही सेवा। एक दिन माधवी जी नहा कर निकली तो उनका पैर फिसल गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर, मर गई रे। अनीता बहू कहाँ हो? जल्दी आओ। अनीता घर में रहती तब तो आती, वो तो पार्लर गई थी। तो पूजा दौड़ कर आई। उसने सास को सहारा देकर उठाया और पलंग पर बिठाया।
पूजा ने अपने ससुर कैलाश बाबू को आवाज लगाई, पापा जी, भैया जल्दी आइए, मम्मी जी गिर गई है। पूजा की आवाज सुनकर सब भागे भागे आए। अजीत बोला, क्या हुआ मम्मी, कैसे गिर गई आप? रुकिए, मैं गाड़ी निकालता हूं। पूजा, मम्मी को लेकर आओ। और फिर अजीत उन्हें अस्पताल ले गया। पूजा भी साथ में गई। उसने रास्ते से सुजीत और अनीता को फोन लगाकर पूरी बात बताई। फिर वे भी अस्पताल आ गए। डॉक्टर बोला, इनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, 1.5 महीने का बेड रेस्ट लीजिए, फिर एक बार चेकअप के लिए आ जाइएगा। माधवी जी को घर लाया गया और उसी दिन अनीता बहाना बनाकर बोली, मम्मी जी, ऐसे तो मैं आपकी सेवा कर देती, पर मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब है और यहाँ तो आपकी सेवा के लिए दूसरी बहू है, पर मेरी माँ का तो मेरे सिवा कोई नहीं है। माधवी जी बोली, पर बहू, मेरी देखरेख कौन करेगा? तो वो बोली, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, और फिर पूजा भी तो है ना। पूजा ने माधवी जी की बहुत सेवा की। माधवी जी असमर्थ थी, इसलिए उनके सारे कार्य उनके बिस्तर पर करवाए जा रहे थे, पर पूजा ने एक बार भी घर वालों से ये नहीं कहा कि मुझसे सब काम नहीं हो पाते। अनीता 2 महीने तक नहीं आई। एक रोज माधवी जी उदास बैठी थी तो कैलाश बाबू बोले, क्या हुआ भाग्यवान, दिन रात बहू सेवा तो कर ही रही है, फिर किस सोच में डूबी हो? माधवी जी बोली, कुछ नहीं जी, बस ये सोच रही हूं, जिस बहू पर मैं जान छिड़कती थी वही मुझे दुख के समय छोड़कर भाग गई। अब ऐसी बहू मेरे किस काम की जो दुख में साथ ना हो, जबकि मैंने कितना प्यार दिया उसे। कैलाश बाबू बोले, भाग्यवान, किसी समझदार ने सही कहा है, समझदारी और संस्कार जाति धर्म देखकर नहीं आते, वो तो माँ बाप के दिए गए संस्कारों से बच्चों में आते हैं। माधवी जी बोली, सही कह रहे हैं आप, आज अनीता अपने कर्मों के कारण मेरी आंखों से गिर गई। वक्त बीता। पूजा बहू की सेवा का परिणाम था कि माधवी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। 2 महीने के बाद अनीता को जब खबर मिली कि अब माधवी जी अपना सारा काम खुद कर रही हैं, तब वो वापस आई। आते ही उसने माधवी जी के पैर छुए और पूछा, मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? माधवी जी कुछ नहीं बोली, ना आशीर्वाद दिया। अनीता बोली, मम्मी जी, आप मुझसे नाराज है क्या? वो हुआ यूं कि। माधवी जी ने बात काटते हुए कहा, जो भी हुआ हो बहू, पर तूने तो जाने के बाद एक बार फोन पर भी मेरा हाल नहीं पूछा, तो अब पूछकर क्या ही कर लोगी? मैं बस इतना जानती हूं, जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया वही सही मायने में मेरी है। अनीता बोली, पर मम्मी जी, कल तक तो मैं आपकी फेवरेट बहू थी। देखिए, मैं आपके लिए कितने महंगे उपहार लेकर आई हूं और आप मुझसे नाराज हैं। माधवी जी बोली, थी और है में अंतर होता है, और पैसे और दिखावे वाली बड़ी बहू नहीं, मुझे तो दुख में जो साथ दे ऐसी बहू चाहिए थी। पूजा ने जी जान से मेरी सेवा की, मैं तो बेबस थी, एक बच्चे की तरह संभाला उसने मुझे। गंदगी से क्या उसे परेशानी नहीं होती होगी, मगर उसने कभी परहेज नहीं किया, बल्कि उसने तो प्यार से मुझे संभाला, जैसे एक बेटी अपनी माँ को संभालती है। अनीता को एहसास हुआ कि उसके इतने दिनों की मेहनत खराब हो गई। अगर वो अपनी माँ की बातों में ना आती तो आज उसकी सास से उसका रिश्ता यूं खराब ना होता। माधवी जी ने अपना हाथ पूजा के सिर पर रखा और सुजीत से बोली, बेटा, मैं गलत थी, मुझे तेरी पसंद पर गर्व है। सही कहा था तेरे बाबूजी ने, समझदारी और संस्कार जाति धर्म देखकर नहीं आते, ये तो घर वालों से विरासत में मिलते हैं। जीती रहो बहू। पूजा ने अपने कर्म से जहां माधवी जी और पूरे परिवार का दिल जीत लिया, वहीं अनीता अपने कर्मों के कारण उनकी नजरों से गिर गई और आज किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जब घर का माहौल ठंडा हुआ तो पूजा माधवी जी से बोली, मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? माधवी जी ने कहा, हाँ बहू, कहो ना, तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। पूजा ने माधवी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मम्मी जी, आप भाभी को माफ कर दीजिए। भूल तो किसी भी इंसान से हो सकती है और हर किसी को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना। आप बड़ी हैं, आप हमारी माँ हैं, तो क्या आप हम बच्चों की गलती माफ नहीं कर सकती? पूजा की बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिन पैसों और समाज का उसे घमंड था,
आज पूजा ने अपने व्यवहार से उसे चूर चूर कर दिया। माधवी जी ने अनीता को माफ कर दिया, ये कहकर कि वादा करो इस घर को कभी टूटने नहीं दोगी। दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहोगी। दोनों ने माधवी जी से वादा किया और उस वादे को अंत तक निभाया भी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।